गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम आज स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 9th का चैप्टर फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशंस। तो व्हाट इज़ फोर्स? किसी भी ऑब्जेक्ट को पुश करना या पुल करना क्या कहलाता है? फोर्स कहलाता है कि हमने उस ऑब्जेक्ट पे क्या लगाया है? फोर्स लगाया है। हमने किसी चीज़ में धक्का दिया या उसको खींचा तो हमने उसमें अपना फोर्स लगाया कि हम उसको खींचने की कोशिश कर रहे हैं या धक्का देने की कोशिश कर रहे हैं। In our everyday life we observe that some effort is required to put a stationary object, किसी रुके हुए ऑब्जेक्ट को चलाने के लिए और किसी चलते हुए ऑब्जेक्ट को रोकने के लिए हमें क्या लगाना पड़ता है? फोर्स लगाना पड़ता है, एफर्ट लगाना पड़ता है, दैट इज नोन एज फोर्स. From your studies in earlier classes, you can also familiar with the fact that a force can be used to change the magnitude of velocity. फोर्स किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी को भी चेंज कर सकता है, उसको तेज कर सकता है, उसको धीमा कर सकता है, ठीक, और शेप और साइज को भी चेंज कर सकता है. ऑल राइट, हम बात करते हैं बैलेंस. ये चैप्टर आप रीड करेंगे स्टूडेंट्स, मैं आपको नोट्स के तौर पे बता रही हूँ. बैलेंस एंड अनबैलेंस्ड फोर्स. व्हाट इज बैलेंस्ड फोर्स एंड अनबैलेंस्ड फोर्स? देखो यहाँ से देखो. द ब्लॉक मूव. फिगर 9 पॉइंट शोज ए वुडन ब्लॉक ऑन हॉरिजॉन्टल टेबल. एक टेबल पे वुडन ब्लॉक रखा है. टू स्ट्रिंग्स एक्स एंड वाई टाइड टू द टू अपोजिट फेसेस. दो धागे बांधे हुए हैं. अप्लाई फोर्स बाय पुलिंग द स्ट्रिंग एक्स. हमने क्या किया? एक्स को खींचा. द ब्लॉक बिगिंग टू मूव टू राइट. और ब्लॉक कहाँ? जिस साइड खींचे उस साइड मूव हो जाएगा. द ब्लॉक बिगिंस टू मूव राइट. सिमिलरली इफ वी पुल द स्ट्रिंग वाई, अगर हम वाई को खींचते हैं द ब्लॉक मूव्स टू द लेफ्ट. वो किस साइड हो जाएगा? लेफ्ट की तरफ मूव हो जाएगा. बट इफ ब्लॉक इज पुल्ड फ्रॉम बोथ साइड, अगर हम दोनों साइड से खींचते हैं विल इक्वल फोर्स. अगर दोनों साइड इक्वल फोर्स है द ब्लॉक विल नॉट मूव. क्या होगा? नहीं मूव करेगा. सच फोर्स आर कॉल्ड बैलेंस्ड फोर्स. जब दो अपोजिट साइड से इक्वल फोर्स अप्लाई हो रहा है और ऑब्जेक्ट अपनी पोजिशन से चेंज नहीं हो रहा है, स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन, दैट इज कॉल्ड बैलेंस्ड फोर्स. कोई चेंज नहीं होगा स्टेट ऑफ रेस्ट में, और अगर रेस्ट में ही रहेगा, मोशन में ही रहेगा, तो उसको क्या कहा जाएगा? बैलेंस फोर्स. नाउ अनबैलेंस्ड फोर्स की बात करते हैं हम. व्हाट हैपन व्हेन वी राइड इस बाइसिकल? व्हेन वी स्टॉप पैडलिंग द बाइसिकल बिगिन टू स्लो डाउन. अगर हम रोक देते हैं तो क्या होता है? धीरे होने लगते हैं. दिस इज अगेन बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन फोर्स. अब यहाँ फ्रिक्शन फोर्स की बात कर गई, जो दो अपोजिट फोर्सेस अपोजिट बेस की वजह से लगता है. ये है आपका अनबैलेंस्ड फोर्स. जब ऑब्जेक्ट एक साइड फोर्स ज़्यादा है और दूसरी साइड फोर्स कम है, या दूसरी साइड ज़्यादा है पहली साइड कम है, और जिसकी वजह से ऑब्जेक्ट क्या करता है? मूव करता है, तो उसको क्या बोला जाता है? अनबैलेंस्ड फोर्स बोला जाता है. किसी ऑब्जेक्ट को मोशन में लाने के लिए, एक्सलेट कराने के लिए हमें किसकी रिक्वायरमेंट होती है? अनबैलेंस्ड फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है. देखो ये क्या था? दोनों साइड खींच रहा है. फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन. अब मेनली यहाँ से चैप्टर इम्पॉर्टेंट है. तो पहला लॉ ऑफ मोशन क्या था? जो गैलीलियो नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक बॉल को एक प्लेन पर डाला. When no force act on them, he observed that when a marble rolls down an inclined plane, its velocity increase. जब वो टकराई तो क्या हुआ? उसकी वेलोसिटी बढ़ गई. In the next chapter, you will learn that marble falls under the unbalanced force of gravity. It rolls down at a definite velocity by the time. Its velocity decreases when it climbs up as shown in figure 9.5b. शो किया हुआ है. देखो यहाँ से टकराया, यहाँ से गया. नाउ मेनली फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन जो कहता है वो ये कहता है, अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट की पोजीशन में है या मोशन की पोजीशन में है, कोई ऑब्जेक्ट चल रहा है या कोई ऑब्जेक्ट रुका हुआ है, तो वो उसी स्टेट में रहेगा जब तक कि उस पर कोई एक्स्ट्रा फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाया जाता. जैसे एन ऑब्जेक्ट, ये स्टेटमेंट आपको लर्न करना पड़ेगा. फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन स्टेट दैट, यहाँ से आप अंडरलाइन कर लेंगे. एन ऑब्जेक्ट रिमेन्स इन ए स्टेट ऑफ रेस्ट. ऑब्जेक्ट कैसा रहेगा? स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन, और यूनिफॉर्म मोशन में रहेगा इन ए स्ट्रेट लाइन अनलेस कंपेल्ड टू चेंज दैट स्टेट बाय एन अप्लाइड फोर्स. जब तक कोई उस पर एक्सटर्नल फोर्स नहीं आएगा. ऑल ऑब्जेक्ट रेसिस्ट ए चेंज इन देयर स्टेट ऑफ मोशन अनलेस, जब तक, ठीक. अब कोई बुक रखी है टेबल पे तो वो क्या रहेगा? बुक रखी रहेगी.
मूव तो नहीं करेगी जब तक कि हम उस को खींचेंगे नहीं या उसको धक्का नहीं देंगे। सेम कोई साइकिल चल रही है, जब तक हम उसको रोकने की कोशिश नहीं करेंगे वो नहीं रुकेगी। हम पैडल कंटिन्यू मार रहे हैं तो वो क्या होगा, कंटिन्यू चलती जाएगी। अब बात आती है, स्टेटमेंट इम्पोर्टेंट है, ठीक। गैलीलियो नाम के साइंटिस्ट थे जिन्होंने दिए थे ये। इसी को क्या बोलते हैं, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को बोला जाता है लॉ ऑफ इनर्शिया। आपको पूछा भी जा सकता है व्हाट इज लॉ ऑफ इनर्शिया। तो इनर्शिया मतलब शुरू करना, इसी को फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ इनर्शिया। अब इनर्शिया और मास में all the examples and activities given so far illustrate that there is resistance offered by an object to change its state of motion को change करने के लिए। if it is at rest, अगर वो क्या है, रेस्ट में है, it tends to remain at rest, वो क्या रहेगा, रेस्ट में ही रहेगा। if it is moving, अगर वो मूव कर रहा है, tends to keep moving, वो मूव करता रहेगा। this property of an object is called its inertia, और इसी प्रॉपर्टी को क्या बोला जाता है, इनर्शिया बोला जाता है। ये अंडरलाइन करेंगे आप। डू ऑल बॉडीज़ हैव सेम इनर्शिया, कि सारी बॉडीज़ में सेम इनर्शिया होता है, नहीं होता है। वी नो दैट इट इज़ ईजियर टू पुश एन एम्प्टी बॉक्स देन ए बॉक्स फुल ऑफ बुक्स, खाली बॉक्स को खींचना आसान है, भरे बॉक्स। सिमिलरली इफ़ वी किक ए फुटबॉल इट्स फ्लाइज अवे, बट इफ़ वी किक ए स्टोन ऑफ द सेम साइज विद इक्वल फोर्स इट हार्डली मूव्स। अब इनर्शिया किस पर डिपेंड कर गया, मास पे, क्योंकि फुटबॉल का मास क्या था, कम था, लेकिन स्टोन का मास क्या है, ज़्यादा है। वी मे इन फैक्ट गेट एन इंजरी इन आवर फुट while doing so. Similarly in activity 9.2 instead of a, ये जो activity 5 rupees coin, if we use a 1 rupees coin we find that lesser force is required to perform the activity. इसमें एक कॉइन को डालने की कोशिश की गई थी धक्का देके, तो 5 रुपये का क्या होता है, भारी होता है। Our force is that is just enough to cause a small cart to pick up a large velocity will produce a negligible change in the motion of a train. हम कितना भी फोर्स लगाएं, this is because in comparison to the cart of train has a much lesser tendency to change its state of motion. Accordingly we can say that train has more inertia than cart. ट्रेन का inertia क्या है, ज़्यादा है cart के comparison में। Clearly heavier और more massive object, जो भारी है जिसमें ज़्यादा मास है, offer large inertia, उसमें क्या लगेगा, ज़्यादा इनर्शिया लगाना पड़ेगा। क्वांटिटिवली द इनर्शिया ऑफ एन ऑब्जेक्ट मेजर्ड बाय इट्स मास, जिसके कंपेयर किया जा रहा है। वी मे दैट रिलेट्स इनर्शिया एंड मास एज फॉलो। इनर्शिया इज ए नेचुरल टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू रेसिस्ट ए चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ मोशन। इनर्शिया क्या, एक नेचुरल टेंडेंसी है जिसके कारण रेसिस्ट हो रहा है क्या, चेंज इन स्टेट ऑफ मोशन, मोशन के स्टेट में। और ऑफ रेस्ट द मास एंड ऑफ ऑब्जेक्ट इज मेजर ऑफ द इनर्शिया, उस इनर्शिया को मेजर करने के लिए मास को यूज़ करता है। ये क्वेश्चन आप करने की कोशिश करेंगे चैप्टर पढ़ के। अब हम आते हैं सेकेंड लॉ ऑफ मोशन पे। ये तीनों लॉ ऑफ मोशन आपके बहुत इंपॉर्टेंट हैं। देखो, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इंडिकेट दैट व्हेन एन एनवेलेंस एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ऑन एन ऑब्जेक्ट इट्स वेलोसिटी चेंज। पहले लॉ में हमने यही पढ़ा था कि अगर हम कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं तो उसकी वेलोसिटी चेंज हो जाएगी या वो स्टेट चेंज करेगा। दैट इज ऑब्जेक्ट गेट्स एन एक्सेलरेशन। We would now like to study how the acceleration of an object depends on force applied to it. अब हम उसी बात को कर रहे हैं कि वो एक्सेलरेशन किस पे डिपेंड कर रहा है जब उस पर फोर्स लगा रहे हैं। Let us recount some observation from our everyday life during the game of tennis. If the ball hits a player, it does not hurt him. उसे चोट नहीं करती। On the other hand, a fast moving cricket ball hits a spectator, हिट करती है, it may hurt him, वो हर्ट भी कर सकती है। A truck at rest does not require any attention when parked along a roadside. अगर एक ट्रक रोड के साइड में खड़ा हुआ है तो उस पर इतना ध्यान नहीं देते, बट ए मूविंग ट्रक इवन एट द स्पीड एज लो एज 5 मीटर पर सेकेंड, कितनी भी कम स्पीडों में किल ए पर्सन, अगर चलता हुआ ट्रक है कितनी भी कम स्पीडों को क्या कर सकता है, मर सकता है उससे इंसान। आ स्मॉल मास सच ए बुलेट में किल अ पर्सन। अब छोटा सा, ये ट्रक तो बड़ा मास था लेकिन स्पीड क्या थी, कम थी, फिर भी इंसान मर सकता है। अब छोटे मास की बात करें, बुलेट ले लें, आ स्मॉल मास सच ए बुलेट में किल ए पर्सन। बुलेट से क्या हो सकता है, मर भी सकता है व्हेन फायर्ड फ्रॉम गन। दीज ऑब्जर्वेशन सजेस्ट दैट द इम्पैक्ट प्रोड्यूस बाय ऑब्जेक्ट डिपेंड ऑन देयर मास एंड वेलोसिटी। इसका मतलब क्या हुआ, जो फोर्स है
एक्सेलरेशन है वो किस पे डिपेंड करता है, मास पे भी डिपेंड करता है और वेलोसिटी पे भी डिपेंड करता है। सिमिलरली इफ़ एन ऑब्जेक्ट इज़ टू बी एक्सलेटेड, अगर कोई ऑब्जेक्ट को एक्सलेट कराया जा रहा है, बढ़ाया जाए, वी नो दैट ए ग्रेटर फोर्स इज रिक्वायर्ड टू गिव ए ग्रेटर वेलोसिटी, हमें पता है कि उसे ज़्यादा तेज चलाने के लिए क्या करना पड़ेगा, ज़्यादा फोर्स देना पड़ेगा। इन अदर वर्ड्स देयर अपीयर टू एग्जिस्ट सम क्वांटिटी ऑफ इम्पोर्टेंस दैट कंबाइंस द ऑब्जेक्ट मास एंड इट्स वेलोसिटी, इसीलिए एक टर्म बनाया गया जो कि मास और वेलोसिटी को कंबाइन करता है। वन सच प्रॉपर्टी कॉल्ड मोमेंटम, और उसकी प्रॉपर्टी को क्या बोला गया, मोमेंटम। द मोमेंटम वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय न्यूटन, किसने इन्वेंट किया, इंट्रोड्यूस किया, न्यूटन ने कराया। द मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स मास m एंड वेलोसिटी v। तो मोमेंटम इक्वल टू क्या हो जाता है, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, ये भी आपको अंडरलाइन करना है। मूवमेंट हैज़ बोथ डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड, इसमें दोनों चीज़ें होती हैं, डायरेक्शन भी होता है, मैग्नीट्यूड्स भी होती है। इस डायरेक्शन इज द सेम दैट ऑफ वेलोसिटी, डायरेक्शन सेम होती है जो कि वेलोसिटी को। ऐसा यूनिट ऑफ मोमेंटम, अब ऐसा यूनिट की मास की क्या है, केजी, वेलोसिटी की क्या है, मीटर पर सेकेंड, तो इसकी ऐसा मोमेंटम की ऐसा यूनिट क्या हो जाती है, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। Since the application of unbalanced force brings a change in velocity of object, it is therefore clear that a force also produces a change of momentum। तो फोर्स से क्या हो जाता है, मोमेंटम भी क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। हम इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन देख लेते हैं। तो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन का स्टेटमेंट पर पहले बात करते हैं। दैट द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट, मोमेंटम कितना चेंज हुआ ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड अनबैलेंस्ड फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, कितना अनबैलेंस्ड फोर्स अप्लाई किया गया इस पर डिपेंड करता है। ठीक, किसका चेंज, मोमेंटम का चेंज, कितना अनबैलेंस्ड फोर्स और किस डायरेक्शन में अप्लाई किया जा रहा है इस पर डिपेंड करता है। लेट हमारा कोई ऑब्जेक्ट है m मास का, मूविंग अलॉन्ग विद द स्ट्रेट लाइन विद इनिशियल वेलोसिटी u, पहले कोई हमारा ऑब्जेक्ट था m मास का था, u वेलोसिटी से चल रहा था। इट इज़ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड टू वेलोसिटी v, और बाद में क्या हुआ, उसकी वेलोसिटी बढ़ गई और कितनी हो गई v इन टाइम t, और दोनों चेंज होने में कितना टाइम लगा, t टाइम लगा। द एप्लीकेशन ऑफ कॉन्स्टेंट फोर्स रफ द टाइम, अब हमने क्या पढ़ा, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, तो p2 माइनस p1, यही तो हुआ रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। टाइम कितना लगा था, t लगा था। p2 क्या है, मास इंटू वेलोसिटी बाद वाला, और p1 क्या है, मास तो m ही रहेगा, और ये क्या था, u था अपॉन t। ये किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल फोर्स के, जो फोर्स लगाया जा रहा है। तो ये m को हम कॉमन ले लेंगे, v माइनस यू हो जाएगा, और v माइनस यू अपॉन t, ये क्या होता है हमारा एक्सलेशन होता है। ये मैंने आपको बताया था, ठीक वही किया गया। देखो p2 माइनस p1 किया गया है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल mv माइनस mu, m इज कॉमन ले लिया, v माइनस यू, टाइम कितना लग रहा था, t टाइम लग रहा था, और द अप्लाइड फोर्स f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द m v माइनस यू अपॉन t, f इज इक्वल टू के एम v माइनस यू अपॉन t। तो क्या हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन को हटा के हम कॉन्स्टेंट टर्म k यूज़ कर लिया। हेयर a इज द एक्सेलरेशन विच इज़ द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, ये मोशन में भी आपको बताया था, एक्सेलरेशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। द क्वांटिटी k इज कांस्टेंट ऑफ द प्रोपोर्शनलिटी, द एसआई यूनिट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन आर kg एंड मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। द एसआई यूनिट ऑफ फोर्स सो चूजन दैट वैल्यू ऑफ कांस्टेंट k बिकम 1 फॉर दिस, तो फोर्स की यूनिट क्या निकल आती है, kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो फॉर्मूला क्या बन जाता है, F इक्वल टू ma कैसे कांस्टेंट टर्म है, और ये मास, और ये v माइनस यू अपॉन टी टर्म क्या हो गया हमारा, एक्सलेशन हो गया। ये आपकी यूनिट हो गई, और न्यूटन भी लिख सकते हैं विच हैज़ द सिंबल एन। द सेकेंड लॉ ऑफ मोशन गिव्स अस ए मेथड टू मेजर द फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट टू प्रोडक्ट एंड मास एंड एक्सलेशन। ऑलराइट, ये सेकेंड लॉ ऑफ मोशन तक आप पढ़ेंगे, फिर ये कल न्यूमेरिकल कराऊंगी आपको। थैंक यू एवरीवन, प्लीज़ लाइक एंड शेयर।